नमस्कार, डीएनए पॉलिटिकल डेस्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत और फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कुलदीप पंवार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के आने वाले चुनावों के बारे में। स्पेसिफिकली हरियाणा का एक सीट जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है आजकल, वो है गुरुग्राम या फिर गुड़गांव। तो सर, उस सीट के बारे में उस वहाँ पे क्या समीकरण बन रहा है, चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करें। देखिए, पहले हम समझ लें कि वो हॉट सीट क्यों है। गुरुग्राम जो है वो हरियाणा की सबसे अर्बन सीट मानी जाती है। दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली से प्रभावित रहता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की पार्टी का वहां कोई असर नहीं दिखाई देता। आम आदमी पार्टी का इस बार भी आम आदमी पार्टी वहां ताल ठोक रही है। लेकिन इस बार जो समीकरण वहां पर बने हुए हैं वो समीकरण थोड़े से अलग हैं। वहां भाजपा का बागी चेहरा भी खड़ा हुआ है, कांग्रेस ढीली दिखाई दे रही है, और भाजपा ने एक ऐसा प्रत्याशित कैंडिडेट खड़ा किया है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं की जा रही थी। एक ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया है जो कभी गुरुग्राम सीट पर विजयी वोटर नहीं माना गया है। तो ऐसे में जाट और पंजाबी का ही हाँ, यह गुरुग्राम सीट जो है हमेशा से जाट और पंजाबी वोटर्स के बीच में बढ़ती रही है, लेकिन पिछले कुछ बार से वैश्य वोटर भी वहां पर प्रभावी साबित हुए हैं, खास करके नए परिसीमन के बाद। तो गुरुग्राम इसी एक जो समीकरण बना है, ये जो बागी और अप्रत्याशित चेहरा, इसकी वजह से गुरुग्राम की चर्चा हरियाणा के चुनाव में एक अलग ही तरीके से हो रही है। तो सर, अगर हम देखें कि अभी तक गुड़गांव में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल करी है और उससे लगभग 3 या 4 बार जो है जीत हासिल करी है बीजेपी ने। लेकिन पिछले 3 जो रहे हैं वहाँ पे चुनाव, वहाँ पे कांग्रेस को वहाँ पे जीत नहीं मिली है। तो इस बार क्या आसार वहाँ पे नजर दरअसल इसके लिए हमें समझना पड़ेगा गुरुग्राम का जो वोटर्स का डेमोग्राफिक वो है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। गुरुग्राम सीट पर बेसिकली पंजाबी वोटर हावी रहते हैं। पंजाबी वहाँ पर 90-95 हजार करीब पंजाबी वोटर हैं, और जाट वोटर भी वहाँ पर प्रभावी संख्या में है। 40 से 45 हजार के करीब जाट हैं, और 45 हजार ही वहाँ पर वैश्य वोट माने जाते हैं, और 40 हजार के करीब वहाँ पर ब्राह्मण वोट माने जाते हैं। तो जाटों की और वैश्यों की और ब्राह्मणों की जो संख्या है उसके मुकाबले गुरुग्राम सीट पर पंजाबी वोटर हमेशा से हावी रहा है। लेकिन 2009 तक यह एक जिताऊ वोट बैंक भी रहा है। कांग्रेस इसी के दम पर जीतती रही है। कांग्रेस के लगातार पंजाबी वोटर्स ही वहाँ, पंजाबी कैंडिडेट्स ही वहाँ पर जीतते रहे हैं। 2009 में इस सीट का जब परिसीमन हो गया, परिसीमन के बाद नए सिरे से पुनर्गठन हुआ, तब ये वोट बैंक थोड़ा सा बदल गया। तब से डिलिमिटेशन के बाद से थोड़ा सा सारा ये डेमोग्राफिक जो था ये इसका थोड़ा असर बदल गया। जाट वोट बढ़ गए तो वैश्य वोट भी बढ़ गए। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो 2009 से पंजाबी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जीत पाए हैं। कांग्रेस लगातार पंजाबी कैंडिडेट खड़ा करती रही है, लेकिन अभी तक एक बार भी पंजाबी कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जीतने में सफल नहीं रहा है। 2009 में कटारिया जीते थे इस सीट पर, लेकिन वो निर्दलीय जीते थे। 2014 में वैश्य वोट जीता गुलाबचंद कटारिया, जाट कैंडिडेट थे, तो वहां भी पंजाबी वाला फैक्टर फेल रहा। 2014 में भी मतलब वैश्य कैंडिडेट खड़ा किया था बीजेपी ने, तो वो जीता। 2019 में भी बीजेपी के सिंगला जीते थे जो कि वैश्य कैंडिडेट थे। तो ऐसे में मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंजाबी वोट बैंक जो पहले प्रभावी रहता था वो अब प्रभावी नहीं है। तो चुनाव बदला हुआ इसलिए है कि कांग्रेस अभी भी 2009 से पहले वाले काल में ही जी रही है। अभी भी इस बार भी उन्होंने पंजाबी कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ऐसे में समीकरण तो थोड़े बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, हम अभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये स्टैट्स हम बता देते हैं कि अभी तक गुरुग्राम में 4 बार जो है जाट जो रहा है कैंडिडेट उसने जीत हासिल करी है। 4 बार पंजाबी ने, 3 बार वैश्य ने, और देखिए 1967 में ये विधानसभा बनी थी। 1967 के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 बार पंजाबी जीता है, 4 बार जाट जीता है, 3 बार वैश्य जीता है, और 2 बार यादव कैंडिडेट यहाँ पर जीता है। लेकिन अभी तक एक बार भी ब्राह्मण नहीं जीत पाया है। ब्राह्मण कैंडिडेट ना कोई भी पार्टी इसीलिए यहाँ पर खड़ा करने से डरती है। लेकिन बीजेपी ने इस बार मुकेश शर्मा पहलवान को मौका दिया है, जो अभी तक बीजेपी में थे भी नहीं।
बीजेपी में बाहरी कैंडिडेट माने जा रहे हैं, इसलिए जबकि इसका भी असर बीजेपी के चुनाव पर वहां पड़ रहा है। जबकि सर जो बीजेपी का कोर वोट है वो है वैश्य जी, लेकिन फिर भी वो इस बार एक ब्राह्मण कैंडिडेट। देखिए बीजेपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था वैश्य और जाट, लेकिन अगर हम 2015 के बाद की राजनीति देखें जो बीजेपी ने हरियाणा में की है, उसमें जाट वोटर को बीजेपी ने कभी तरजीह नहीं दी है, इसलिए जाट हमेशा हरियाणा में लगातार बीजेपी से कटता नजर आया है। तो गुरुग्राम में भी जाट वोटर कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं है, लेकिन वैश्य वोटर और ब्राह्मण वोटर, इन दो कोर वोट बैंक को मिलाकर के बीजेपी, और थोड़ा पंजाबी में भी देखिए बीजेपी की पैठ रही है, तो चूंकि मनोहर लाल खट्टर खत्री समुदाय से आते थे, थोड़ा सा पंजाबी बैकग्राउंड है, तो उसका असर भी रहता था, तो इस वजह से बीजेपी को वहां पर मिला जुला एक समर्थन मिलता था, जिस वजह से उनका वैश्य कैंडिडेट वहां पर हर बार जीतता रहा है। अब सवाल यह है कि आपने इस बार खड़ा किया है ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया है, तो ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करने पर आप अगर पूरा का पूरा ब्राह्मण वोट बैंक ले भी जाते हैं, जाट आपके साथ नहीं है, जाट आपके साथ पंजाबी चूंकि मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन किया गया है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी नाराजगी, पंजाबी समुदाय में भी एक नाराजगी है, तो वो भी अलग नजर आ रहा है। वैश्य कैंडिडेट आपका खुद का बागी खड़ा हो गया, आपके विपक्ष में जाकर के निर्दलीय खड़े हो गए, नवीन गोयल खड़े हुए हैं, वैश्य कैंडिडेट है, और बीजेपी के अभी तक झंडा बरदार थे जो जाकर के विपक्ष में खड़े हो गए। खास बात यह है कि इस बार इकलौते वैश्य कैंडिडेट हैं, वो किसी भी पार्टी से कोई और वैश्य चेहरा नहीं खड़ा है, तो वहां भी कटने वाले, हाँ वोट वहां भी कटने वाले हैं, यानी और ये कट भी रहा है। वैश्य समाज ने एक तरफा समर्थन देने की घोषणा नवीन गोयल की रैलियों में भी की है, और उसमें भाजपा के बहुत सारे जो बिल्कुल पुख्ता चेहरे, जो आरएसएस के संगठन वाले चेहरे कहे जाते थे वैश्य चेहरे, वो भी नवीन गोयल के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये डिसीजन तो बड़ा अजीब लग रहा है। यदि अगर हम बात कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जैसे भाजपा ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारकर मुश्किल में फंसी हुई है, वैसे ही कांग्रेस ने एक बार फिर पंजाबी पर दांव खेला है। कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को मौका दिया है, जो 2019 में भी इस सीट पर हार चुके हैं। कांग्रेस ने ही टिकट दिया था, कांग्रेस के ही टिकट पर लड़े थे, और तब भी उनको हार मिली थी। इस बार फिर से मोहित ग्रोवर खड़े हुए हैं, लेकिन पंजाबी समुदाय उनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। कारण है मोहित ग्रोवर का 2019 से और 2024 तक पूरी तरह से निष्क्रिय रहना, शहर में सक्रिय न दिखाई देना। खास तौर पर हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान जब फिल्म स्टार राज बब्बर कांग्रेस के टिकट पर गुरुग्राम में लड़े, और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े, बहुत करारी फाइट दी उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री इंद्र राव साहब को, बहुत करारी फाइट दी, बहुत करीबी फाइट दी। पंजाबी समुदाय में यह माना जा रहा है कि मोहित ग्रोवर के साथ न खड़ा होने से राज बब्बर को नुकसान हुआ, एक सपोर्ट नहीं मिला है। तो जब आप अपने ही कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं देते हैं और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो पंजाबी समुदाय उस तरह से उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि कैंडिडेट तो दोनों के खराब है। बीजेपी बिल्कुल, यहाँ पे हमने बात कर ली कि क्या क्या दिक्कतें हैं बीजेपी के साथ, क्या क्या दिक्कत है कांग्रेस के साथ। दोनों का ही पक्ष जो है काफी ज्यादा मजबूत नहीं नजर आ रहा। तो क्या यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट से पहले हम बात करेंगे, 3 और पार्टियां अभी मैदान में हैं। तो जेजेपी है, आईएनएलडी है, और आपका आम आदमी पार्टी है। तीनों ने ही कैंडिडेट उतारे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, जेजेपी के और आईएनएलडी के साथ जाट वोटर जा सकता था, लेकिन फिलहाल जाट वोटर कम से कम जेजेपी से तो नाराज है, और इनेलो के साथ भी बहुत समर्थन में नहीं दिखाई दिया है। अभी तक जाट वोटर का जो समर्थन दिखाई दिया है वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन हुड्डा परिवार क्या जाट वोटर के उस समर्थन को मोहित ग्रोवर के पक्ष में गुरुग्राम में भी बदल पाएंगे, इसमें थोड़ा संदेह नजर आता है। ऐसे में बात होती है निर्दलीय कैंडिडेट की, जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी का भी सटा हुआ है। नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए दिल्ली से सटे हुए हैं, और दिल्ली की, जैसा कि केजरीवाल कह भी रहे थे कि दिल्ली की नीतियों का असर गुरुग्राम पर बहुत होता है, और गुरुग्राम के बहुत लोग दिल्ली में नौकरी करने आते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये उम्मीद करके चल रही है कि वहां पर उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो आम आदमी पार्टी के वहां पर कार्यकर्ता दिखाई भी देते हैं, लेकिन
पहली बार में चुनाव में खड़े होकर के जीत हासिल करने की स्थिति मुझे नहीं महसूस होती है। देखिए, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन अभी तक की जो रैलियां भी हुई हैं, अगर उसको भी अंदाजा लगाया जाए, उनसे भी अंदाजा लगाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी फाइट आम आदमी पार्टी वहां पर देने जा रही है। मुझे लगता है कि अगली बार हो सकता है दे, लेकिन इस बार तो नहीं। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चूंकि भाजपा से आया है, पुराना पार्टी का एक कैडर से जुड़ा हुआ मेंबर है, और उसके साथ में वैश्य समाज ने खुद जब वैश्य समाज की रैली करके पहले उसने समाज से समर्थन मांगा और उसके बाद पर्चा भरा है, और वैश्य समाज ने उसको खुलकर समर्थन भी दिया है। पार्टी के अंदर से भी उसको समर्थन मिल रहा है। भाजपा के जो वोट टिकट के दावेदार थे और लोग, वो जिनको टिकट नहीं मिला है मुकेश शर्मा की वजह से, वो भी नवीन गोयल की रैलियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के वो लोग जो मुकेश शर्मा को बाहरी कैंडिडेट मान करके भाजपा के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक भाजपा से जुड़े हुए थे, वो भी कई गुट नवीन की रैलियों में दिखाई दिए हैं। पंजाबी समुदाय के लोगों ने भी नवीन की तरफ शिफ्ट होने का इशारा किया है, संकेत दिए हैं। तो ऐसे में नवीन के लिए संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वैश्य वोट बैंक हो गया बड़े पैमाने पे, साथ में जाट को कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो जाट भी उनकी तरफ आ सकता है। और खास करके नवीन की एक छवि भी समाज सेवी के तौर पे अच्छी रही है। पिछले 12-13 साल उन्होंने गुरुग्राम में लगातार काम किया है एक समाज सेवी के तौर पर, तो उसका भी उनको लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में फिर से हो सकता है एक बार 2009 वाला चमत्कार हो जाए, 2009 वाला ही पहिया घूमता दिखाई दे और नवीन हो सकता है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत जाए। फिलहाल तो मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें दावा ठोक कर आप किसी के बारे में भी नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन अगर मजबूत कैंडिडेट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से सबसे मजबूत निर्दलीय कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, दो मजबूत पार्टियों के बावजूद। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आने वाले हरियाणा के चुनाव के बारे में। ऐसी ही और खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिएगा DNA।